तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर और प्रदीप गिरी एकेडमी पर। तो जो आज सर सब्जेक्ट लाए वो क्या लाए सर? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मॉड्यूल 2। और इसी तरीके से आई होप आप मॉड्यूल 1 का वन शॉट कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आप मॉड्यूल 2 पर आ रहे होंगे। सर तो मॉड्यूल 1 में हमने क्या देखा था सर? एयर पोल्यूशन के बारे में देखा था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। फिर देखा था एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो सर अब मॉड्यूल 2 पे आते हैं जिसमें हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में और भी कुछ चीजें देखेंगे। इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन सर आते हैं, यानी इस मॉड्यूल से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे लिखना है पेपर में, उस तरीके से। ठीक है, तो जुड़े रहना, पूरा वन शॉट कंप्लीट करना और उसके बाद पेपर में एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सीधा यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देगा। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और सर जो चैप्टर है यानी जो मॉड्यूल है सर, नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम है सर वाटर वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी वेस्ट वाटर को कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे और मैनेज करेंगे। तो जो वेस्ट वाटर है सर, आप सभी को पता है कि वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, जो वेस्ट वाटर मतलब पहले तो हर किसी के घर से आता है वेस्ट वाटर निकलता है, फिर दूसरा कहां से आता है सर? इंडस्ट्रीज से आता है। तीसरा कहां से आता है सर? एग्रीकल्चर फील्ड से भी आता है वेस्ट वाटर। तो हर एक टाइप के वेस्ट वाटर को कैसे डील करना है और उसको कैसे रिसाइकल करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो इससे आप सभी को क्लियर होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी उसको ट्रीट करके, यानी जो वेस्ट वाटर यानी जो हार्ड वाटर है उसको हम सिंपल वाटर में कन्वर्ट करेंगे, जो यूजेबल होगा प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हम सभी के लिए। तो वो सारी चीजें देखेंगे। मैनेज कैसे करना है सर? तो सर पहला क्वेश्चन क्या है सर? हाइड्रो पावर एनर्जी के 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेज बताना। तो अब अगर कोई बच्चा सर मुझे पूछे सर हाइड्रो पावर क्या होता है, तो फिर तो मैं उसे क्या बोलूं, अब उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता। तो क्या होता है सर हाइड्रो पावर? एडवांटेजेस जाने तो फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं हाइड्रो और पावर। हाइड्रो वर्ड सर किस चीज के लिए होता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो वाटर के रिलेटेड हो रहा है, या कोई भी ऐसा फंक्शन ऑपरेशन जो वाटर को लेके हो रहा है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रो। और पावर यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर हम क्या जनरेट कर रहे हैं सर? पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट। तो वो सारी चीजें देखते हैं सर। तो हाइड्रो पावर एनर्जी क्या होगा सर? वाटर के हेल्प से पावर जनरेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी। या इसको सर ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सर कहां हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल है टरबाइंस वगैरह। अगर आप देखोगे तो टरबाइंस वगैरह रहते तो ऊपर से जैसे वाटरफॉल गिरता है माउंटेन पे से, तो टरबाइंस घूमते हैं, तो उस तरीके हो सकता है। डैम वगैरह हो सकता है, डैम के इधर भी होता है। तो वो सारी चीजें होती है, तो उसको हाइड्रो पावर में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइड्रो पावर इज एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग वाटर दैट टर्न्स टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन वाला एग्जांपल तो ये आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। रिवर्स और डैम्स में होता है और बहुत सारी जगह टरबाइन, बहुत सारे कंट्रीज में माउंटेन से जब वाटरफॉल करता है तो उसके नीचे टरबाइन लगाते हैं, फिर जनरेटर लगाते हैं, उस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 एडवांटेजेस इसको जो बोला गया था सर, क्या सब सर? रिन्यूएबल सोर्स है ये, क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी का क्या मतलब है सर? जिस एनर्जी को हम किसी भी कोई भी एनर्जी को जब हम जनरेट करेंगे सर, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट यानी जो वेस्ट है वो कम से कम निकलना चाहिए। तो इसमें सर वेस्ट क्या ही निकलेगा? अगर जो भी निकलेगा वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू उसका गुड थिंग। तो क्लीन एनर्जी और क्या सर? रिलायबल एंड एफिशिएंट है, यानी रिलायबल है एंड एफिशिएंट है। तो सर रिन्यूएबल सोर्स में क्या यूज? फ्लोइंग वाटर विच इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड, यानी जो नेचुरली वाटर है। क्लीन एनर्जी मतलब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस, यानी क्लीन यानी उसका जो बायो प्रोडक्ट है उसका कुछ इंपैक्ट है क्या सोसाइटी पे, इकोसिस्टम पे, ह्यूमन बींग्स पे? नहीं सर। रिलायबल एंड एफिशिएंट का क्या मतलब है सर? कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कंसिस्टेंटली एंड क्विकली, मतलब जितना तेजी से डैम का पानी छोड़ेंगे उतनी तेजी से वो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? लाइक कर दो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो कि कैसा लगा कंटेंट और कैसा लग रहा है आपको। सीधा यहां पढ़ना है, मेरे से चीजों को समझना और सीधा जाके एग्जाम में लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं सर। 3 डिसएडवांटेजेस क्या होगा सर? एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इसके डिसएडवांटेज नहीं होते या बहुत कम होते, फिर भी लिखना है। तो कोई भी आए तो आप उसमें लिख सकते हो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, यानी एनवायरमेंट को इंपैक्ट करता ही है। दूसरा सर हाई इनिशियल कॉस्ट, अगर ये इतना ही सस्ता होता तो हर इंसान अपने खेत में लगा लेता या हर इंसान अपने घर के आसपास लगा लेता। नहीं सर, हाई इसका कॉस्ट, यानी टरबाइन आप देखोगे आई थिंक बहुत इंडिया में भी बहुत कम जगह टरबाइन लगे हुए, जहां जहां डैम्स है या जहां जहां चीजें हैं वहीं पे, यानी गवर्नमेंट ही लगाता है। और सर डिस्प्लेसमेंट इशू, यानी एक बार प्लांट को फिक्स कर दिया यानी टरबाइन को फिक्स कर दिया तो उसको निकालना, डिसमेंटल करना बहुत टफ होता है।
यानी कर नहीं सकते उसको हम डिसमेंटल। तो सर क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट में क्या आएगा, डैम्स कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम, फिश माइग्रेशन एंड नेचुरल रिवर। सही बात है सर, डैम का पानी जब रुका हुआ होता है तो जो डैम के दूसरे साइड यानी जो पानी होती रुकी वहां पे फिशेस होती हैं, या जो जो फिशमैन्स होते हैं वो क्या फिश वगैरह का खेती वगैरह भी करते हैं। तो जैसे ही डैम का पानी छोड़ेंगे तो फिश के साथ तो पूरा जो उसकी खेती रहेगी वो सर आगे चली जाएगी, इसके लिए वहां पे बोला है। सर हाई इनिशियल कॉस्ट मतलब बिल्डिंग डैम्स ऑफ हाइड्रो प्लांट्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब सर बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। सर डिस्प्लेसमेंट इशू क्या होता है सर, लार्ज प्रोजेक्ट में फोर्स पीपल एंड वाइल्ड लाइफ रिलोकेट। तो आप सभी को हाइड्रो पावर एनर्जी काफी अच्छे से समझ में आएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है सर, एक्सप्लेन दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर। सर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत, ये पेपर में आपके आना ही चाहिए। इस मॉड्यूल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आता है, देखो 3 स्टार भी बना दिया। सर एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, स्लज मतलब समझ रहा है ऐसा वाटर जिसमें बहुत सारे ये हैं इम्प्योर एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी बहुत सारा कचरा है, यानी गटर का पानी, ठीक है, बोलना नहीं चाहता था लेकिन आप समझो गटर का पानी। तो एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, यानी कुछ ऐसे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया हम उसमें डालेंगे जो स्लज को खा लेंगे। तो एक्चुअली में अगर गंदा पानी है एक गिलास में गंदा पानी है सर, और उस गंदे पानी के अंदर जो भी स्लज है वो उसी के अंदर है, और जैसे ही मैंने उसमें अच्छे बैक्टीरिया डाला और एक एयर पंप किया उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लगता है, तो एयर पंप किया, तो एयर पंप से चीजों को ब्रेक डाउन करेगा, सारे स्लज को खा लेगा। जैसे स्लज खत्म हो जाएगा तो कैसा पानी बचेगा सर, वो साफ पानी बचेगा। तो साफ पानी बचेगा तो साफ पानी को मैं एग्रीकल्चर वगैरह एनिमल्स के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा स्लज। तो इसको कैसे देखना है सर, द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया डाल रहे हैं वो हम खुद से डाल रहे हैं ना, तो बायोलॉजिकली हो गया वो। बायोलॉजिकल मेथड यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ये सबको पता नहीं पता, गूगल कर लेना। बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डाइजेस्ट पोल्यूटेंट। अब डाइजेस्ट पोल्यूटेंट का मतलब क्या हो, जो बैक्टीरिया है वो क्या, वो पोल्यूटेंट्स को खाने लगते हैं, यानी जो इम्प्योर एलिमेंट्स है उसमें उसको खाने लगते हैं। तो जैसे इसको खाने लगते हैं तो हमारा डर्टी वाटर जो रहता है, जो गंदा पानी रहता है सर, वो कैसा हो जाता है, क्लीन वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में मैंने ऐसा लाया था, ये देखो इस तरीके से आप पेपर में भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले सर डर्टी वाटर था, उसके अंदर मैंने एयर पंप किया। एयर पंप क्यों किया, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। खाली आप इतना कॉन्सेप्ट समझो, तो बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, तो ऑक्सीजन फिर क्या है सर, ये कैसा हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया सारे डर्टी वाटर के कंटेंट एलिमेंट्स को खा लेंगे तो सर क्या बचेगा सर क्लीन वाटर बचेगा। क्लीन वाटर के साथ क्या बचेगा, स्लज भी बचेगा। बैक्टीरिया प्लास्टिक थोड़ी खा लेगा, बैक्टीरिया वो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें रहेंगी जो बैक्टीरिया नहीं खाएगा, तो उसको हम स्लज बोल सकते हैं। यानी मट्टी थोड़ी खाएगा, मतलब जो हमारा सॉइल रहता है वो थोड़ी बैक्टीरिया खाएगा, तो वो सारी चीजें से स्लज बच जाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वो तो खत्म कर देगा बैक्टीरिया, ठीक है। एक्चुअली में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो उसका थोड़ा सा प्रोसेस है यहाँ पे। तो वो डिकम्पोजिशन जैसे होता है, यानी अगर कोई एनिमल मर जाता है, अगर वो ऐसा बाहर देखोगे तो उस पर छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं, फिर वो जो पूरा इकोसिस्टम का प्रोसेस है वो चलता है। तो उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। तो ये देखो ये सर ये हमारा स्लज वाटर है, यानी गंदा पानी है, और इसमें सर ये अच्छा पानी है। अगर आप देखोगे तो स्लज इसमें भी है, स्लज इसमें भी है, लेकिन इसमें हमने सबसे पहले सर बैक्टीरिया पहले तो गंदा पानी था जो भी था वो सारी चीजें, इसमें है ऑर्गेनिक मैटर CO2 H2 और बायोमास है। तो इसमें जैसे मैंने बैक्टीरिया डाला, लेकिन मेरे को पंप करना पड़ेगा क्या सर, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन पंप करूंगा तो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे और सारे चीजों को फटाफट उनके जो भी कंट्रोल में खा लेंगे। लेकिन इसमें जो अच्छा पानी बचेगा वो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्लज। स्लज के लिए ट्रक में भर के स्लज लेके चले जाएगा अपना, और जो पानी रहेगा उसको हम यूज कर सकते हैं। क्लीन वाटर का आउटफ्लो दिया हुआ है, तो ये आप ये डायग्राम से भी चीजें समझ सकते हो। तो इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं ना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या है सर, एक्सप्लेन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर। अब तो हमने ये तो प्रोसेस समझा, कॉन्सेप्चुअली समझा, लेकिन पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एरेशन टैंक। एरेशन टैंक आप ऐसे समझो, एक नया वर्ड है, नया टेक्निकल वर्ड है। तो एरेशन मतलब समझो एयर डाल रहे, क्या डाल रहे सर, टैंक के अंदर हम एयर डाल रहे, तो अब समझा। फिर क्या सर सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक क्यों, जहां पे स्लज सेट हो जाएगा वाटर ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या है सर, स्लज रिसाइकलिंग, यानी स्लज को ट्रक में भर के लेके जाएंगे, फिर खत्म, बस 4 स्टेप है। तो सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा सर, बिग वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, सैंड एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीवेज वाटर। तो ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, ये सारी चीजें थोड़ी बैक्टीरिया खाएगा। फिर एरेशन टैंक कैसा, द वाटर इज मिक्स्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेटेड स्लज। फिर क्या है सर, एयर इज पम्प्ड इन सो बैक्टीरिया कैन यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन, जो मैंने बताया था
बैक्टीरिया जो रहता है वो ऑक्सीजन के मदद से क्या करता है सर, उन चीजों को तोड़ तोड़ के खा लेता है, और फिर क्या बचता है, वेस्ट CO2 प्लस H2O प्लस न्यू बैक्टीरिया सेल्स, यानी वो खा के वो खुद भी मर जाते हैं, फिर अच्छे बैक्टीरिया उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर सर सेटलिंग टैंक में क्या होगा सर, मिक्सचर जो फ्लो कर रहा था इनटू टैंक, स्लज क्या करता है सर, नीचे आ जाता है, और क्लीन वाटर जो हमारा सर ऊपर तैरने लगता है। तो ठीक है, इस पे एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम सभी लोग थोड़ी देर में, तो वो सारी चीजें सर। स्लज रिसाइकलिंग में क्या है सर, सम स्लज इज सेंट बैक इनटू द एरेशन टैंक टू कीप बैक्टीरिया वर्किंग। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा उसी को कैसे लिखना है, ये आपके नोट्स फॉर्म के लिए कि आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है सर, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक वाटर एंड इट्स इफेक्ट। अब सर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक वाटर क्या था, मैंने एक चीज बताया था, डीएसए में भी बताया था, फिजिक्स में भी बताया था कि जब चीजें नहीं समझ में आती है ना, तो उस चीजों को तोड़ा करो। मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। तोड़ना क्या करना है सर, तोड़ेंगे सर कैसे, तोड़ देंगे तो सर घर वाले हमको तोड़ देंगे। थर्मल का मतलब पता है सर, यस सर हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फिनोमिना हो रहा है वो हीट की मदद से हो रहा है। यस सर। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब सर मेरे को भी नहीं पता। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ऐसा है कि हीट से रिलेटेड जो प्रोसेस हो रहा है वो, लेकिन किस पे हो रहा है सर, लेक वाटर पे हो रहा है। इतना समझा, हीट का इंपैक्ट कुछ तो हो रहा है लेक वाटर पे। सर एक लेक यानी एक तालाब ले लो आप, और तालाब के ऊपर अगर आप देखोगे, अब आ जाते हैं सर इसके कॉन्सेप्ट है सर, तालाब ले लो, तालाब के ऊपर अगर देखोगे तो सनलाइट जो कॉन्सेप्ट है वो हम उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। एक तालाब है, तालाब के ऊपर सनलाइट है, सनलाइट मतलब आ रहा है, फॉल हो रहा है, यानी स्ट्राइक कर रहा है, तो जो ऊपर का सरफेस लेयर रहेगा ना वो गर्म हो जाएगा, जो एक्चुअली होना चाहिए। फिर उससे वो इवेपोरेशन होता है, पानी वगैरह, फिर रेनी सीजन आता है, वैसा नहीं सोचना है, खाली वो हीट हो रहा है और तालाब का जो ऊपर का लेयर है वाटर हीट हो जाता है। उस तरीके से तो सर जो मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। डिस्ट्रॉय मतलब मच्छी मर के ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं होता है सर? जो लेयर है, जो वाटर का लेयर, उसको 3 लेयर में डिवाइड करो। एक सबसे बॉटम लेयर, फिर एक मिडल लेयर और फिर एक टॉप लेयर। जो टॉप लेयर है उसका जो डेंसिटी होता है वो हीट होता है, बट जैसे आप पानी के गहराई में जाओगे तो आपको ठंड भी लगता है। ठीक है, तो जो फिश वगैरह रहती है वो गर्मी के टाइम पे नीचे चली जाती है। जो ठंडे मतलब कुछ कुछ ऐसे फिश होते हैं जिनको हीट वाटर पसंद है, कुछ कुछ ऐसे फिश होते हैं जिनको मतलब ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पसंद, और कुछ कुछ फिश ऐसे होते हैं जिनको मिडल लेयर में रहना पसंद है। तो सारी चीजें देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इज द लेयरिंग ऑफ लेक वाटर इनटू डिफरेंट टेम्परेचर। लेयर बनाया, लेयर बनाने के बाद एक बेसिक सेंस तुम्हारा काम कर रहा होगा कि उसमें क्या है सर, कि टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर अलग। ऊपर सनलाइट आ रहा है तो उसका टेम्परेचर सर ज्यादा होगा, बीच वाले का ऊपर वाले से कम होगा और नीचे वाले से ज्यादा होगा, और जो सबसे नीचे है सर उसका उसका सबसे कम होगा। क्यों सबसे कम होगा? क्योंकि सबसे नीचे उधर तक सनलाइट पहुंच ही नहीं रहा है, ये लॉजिक है। इट हैपेंस बिकॉज सनलाइट हीट्स द अपर लेयर while the deeper layer stay cold and dense। समझ में आया? जो चीजें मैंने समझाया उसी चीज को लिख दिया। सर मैकेनिज्म क्या है सर? सनलाइट हीट सरफेस वाटर, तो क्या करेगा सर, सनलाइट जैसे हीट करेगा तो वार्म लेस डेंसली लेयर फॉर्म एपिलीमिनियन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक वर्ड है, 3 वर्ड है नए, वो याद करना है। एक तो सर ये एपिलीमिनियन, दूसरा वर्ड है सर हमारा ये हाइपोलिमिनियन, और तीसरा है सर हमारा थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो सर एक तो हो गया सर सनलाइट हीट कर रहा है सरफेस वाटर को, तो उसको सर हम बोलेंगे एपिलीमिनियन, जो हमारा ऊपर का लेयर। जो डीपर लेयर है वो सर ठंडा रहता है, तो उसको सर क्या बोलेंगे, हाइपोलिमिनियन। हाइपोलिमिनियन, हाइपोलिमिनियन का मतलब सर जहां पे हीट नहीं पहुंच पा रहा और बहुत कम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सर जो बीच का लेयर है यानी जो मिडल लेयर है, बिटवीन देम शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्म थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन मतलब डिक्लाइन हो रहा है, वहां से जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो रहा है। और जो नीचे यानी सबसे लेयर ऊपर था जिसको हमने बोला सर एपिलीमिनियन, फिर सर उसके नीचे है तो सर उसको हमने बोला है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्यों बोला? क्योंकि समझो वहां से हीट डिक्लाइन हो रहा है, हीट डिक्लाइन हो रहा है यानी हीट का टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है तो जो टेम्परेचर है यानी वो ठंडा रहेगा, तो जो नीचे का रहेगा वो थर्मोक्लाइन हो रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और जो लास्ट वाला है सर हाइपोलिमिनियन, जहां पे हीट थोड़ा भी नहीं है और जो चीज है वो ठंडी है। अब आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये हमने एक तालाब लिया था, देखो इसमें प्यारी प्यारी मछलियां तैर रही है। ठीक है, कितने लोगों ने अपने घर पे फिश टैंक रखा है? रखा है कि नहीं? रखा ही होगा सबने। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 3 लेयर का नाम बोलो, नाम लेयर याद रहना चाहिए, हाइपोलिमिनियन, मेटल लिमिनियन या फिर थर्मोक्लाइन और एपिलिमिनियन। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें देखो टेम्परेचर 20 डिग्रीज टू 25 डिग्री, इसमें देखो 6 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज,
और ये ट्रांजिशन लेयर होता है बीच में। सनलाइट आ रहा है तो ऊपर का लेयर सर गर्म है, तो वो इसके लिए रेड कलर है। बीच वाला लेयर कम है, ना गर्म है ना ठंडा है, तो बीच का लेयर। और जो लास्ट लेयर है हमारा ठंडा लेयर, जहाँ पे ऑक्सीजन लो रहता है। जो जो चीज आपको पता है वो सारी चीजें आप लिख देना, ठीक है सर। एपिल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, मेटल्यूमिनियम, हाइपोल्यूमिनियम क्या होता है, सारी चीजें हमने देख ली है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए इसमें कोई नया वर्ड है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन को हमने डिवाइड किया लेक वाटर को इन 3 पार्ट्स, इनटू वार्म, मिडल एंड कोल्ड लेवल। उसी पॉइंट को वापस से लिखा है, लेयर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन लेवल्स, न्यूट्रिएंट फ्लो एंड एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो सारी चीजें सर, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, लेक वाटर एंड इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट क्या है वो भी पेपर में ऐसा कभी भी पूछा, मतलब वही सेम है लेकिन पूछा गया तो उसको कैसे लिखना है सर। देखो 3 लेयर है। टेम्परेचर सर सबसे ऊपर वाले में वार्म रहता है, बीच वाले में रैपिडली चेंजिंग होता है, थर्मोक्लाइन होता है, और हाइपोल्यूमिनियम में कोल्ड रहता है। तो टॉप लेयर हीटेड बाय सनलाइट एंड वेल मिक्स्ड एंड ऑक्सीजन रिच, मिडल लेयर में टेम्परेचर ड्रॉप शार्पली विद डेप्थ, एंड बॉटम लेयर डेंस डार्क एंड लो ऑक्सीजन। तो इस पॉइंट पे सभी को क्लियर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, कंपैरिजन बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आता है, तो ये इसका भी प्रिपरेशन आपको करके जाना है। तो सर टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या है। टेम्पररी मतलब ऐसा हार्डनेस रहेगा सर। एक्चुअली में सर ये टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस से जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये टेम्पररी हार्डनेस किसका, परमानेंट किसका, वाटर का ना। तो वाटर का आप सभी को पता है, बोरिंग का पानी हार्ड रहता है। बोरिंग के पानी अगर लगता है तो उसमें करोजन जल्दी हो जाता है। क्यों सर, उसमें सल्फेट्स, क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। और एक जो टेम्पररी हार्डनेस है यानी रिवर का, वेल का, ये सारे पानी इसको हम यूज करते हैं, यानी पीने के लिए यूज करते हैं। तो उसका जो हार्डनेस है वो टेम्पररी है। उसको अगर हम केमिकल प्रोसेस से ले जाए तो बहुत जल्दी वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस वाले में खर्चा ज्यादा आता है। तो वो सारी चीजें रहती है, तो उसी को लिखा हुआ है। तो टेम्पररी हार्डनेस का जो है वो किस में रहता है सर, रिवर, वेल्स में होता है, तालाब में होता है, कुएं में होता है, और ये जो रहता है सर हमारा ग्राउंड वाटर होता है। परमानेंट हार्डनेस, तो टेम्पररी हार्डनेस में क्या, ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्यों हार्ड रहता है, टेम्पररी क्यों हार्ड रहता है, विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सर ये क्यों रहता है, ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स और सल्फेट इसमें एडेड रहता है। तो ये सारी चीजें लिखी। रिमूव कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव बाय बॉइलिंग और एडिंग लाइम। जैसे इसमें हम खट्टा यानी लाइम ऐड करेंगे और रिमूव बॉइल करेंगे उसको यानी हीट करेंगे, तो जो है उसका टेम्पररी हार्डनेस चला जाता है। और इसमें सर परमानेंट हार्डनेस में क्या है, रिमूव्ड बाय केमिकल मेथड्स लाइक आयन एक्सचेंज और वॉशिंग सोडा। आयन एक्सचेंज और वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका नेचर क्या है सर, टेम्पररी डिसअपियर्स ऑन बॉइलिंग, परमानेंट डज नॉट डिसअपियर ऑन बॉइलिंग। एग्जांपल कंपाउंड्स क्या है सर इसके, CHCO3 यानी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, इसका सर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट वही है। और सर इसमें एक पॉइंट और है सर जो नीचे है, क्या है सर, इफेक्ट ऑफ वाटर कॉजेस हार्डनेस दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड, क्योंकि टेम्पररी है तो इजिली रिमूव, और इसमें डिफिकल्ट गिरेगा। तो ये सारी चीजें थी सर। और सर नेक्स्ट कुछ है नहीं सर, ये मॉड्यूल में सर इतना ही क्वेश्चन था, आपको इतना ही पढ़ना है और देखना, इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डीएसए में भी बोला था, सेमीकंडक्टर में भी बोला था, और आप सभी को पता है कि मैं खुद जब इन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करता था तो मेरे को एक इंस्टिंक्ट आता है कि आपके पेपर में क्या आएगा, और बस आप उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल के वीडियो में। जय हिंद।